हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में उनके बारे में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो एग्जाम के पहले इनको जरूर देख के जाना। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होते हैं हमें इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले। चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल देखोगे, लिखा हुआ है the corners of an equilateral triangle with it were cut into manner such that form a regular hexagonal plate। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा भैया, उसको इग्नोर करना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट टू द एरिया ऑफ द हेक्सागन प्लेट। सुनो, कहने का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल था। ठीक है, आपके पास एक था ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का आपने क्या किया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स को आपने इस तरीके से काटा कि ये बन गया एक हेक्सागन। हेक्सागन यानी 6 साइड वाला। ठीक है, सुनो कैसे काटेंगे इसको। ऐसे समझो कि मैंने इसे इस तरीके से काटा, ऐसे काटा और यहां से इसे ऐसे काट लिया, तो हमारे पास ये जो शेप बना, ये कैसा एक शेप बन गया, हेक्सागन शेप बन गया। और मुझे रेशियो निकालना है किसका, इस ट्रायंगल का और इस हेक्सागन का। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये एक क्या था, एक प्रकार से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यानी जो सारी साइड्स थी वो बराबर थी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर टोटल साइड 3a है तो इसके 3 हिस्से करने पर a a a आ जाएगा। ठीक है, अगेन a a a इस तरीके से आपके पास इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो, अब मेरे पास जो ट्रायंगल मिला है मुझे, उसकी टोटल साइड्स को अगर मैं देखूं तो ये 3a निकल के आती है। तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोशिश करूं तो ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। अब √3/4a² में ध्यान से सुनना, a² की जगह आप लिखोगे 3a²। ठीक है, √3/4 3a²। इसका रेशियो मुझे निकालना है किसके, हेक्सागन से। हेक्सागन का रेशियो क्या निकलेगा, तो हेक्सागन बेसिकली जब मैं हेक्सागन को देखता हूं तो मुझे यहां पर 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं, जो कि अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, 3 नहीं बल्कि 6 छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं, जिनकी साइड इस बार ए है। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ दैट हेक्सागन वो कितना होगा, तो 6 इंटू √3/4 a²। और इस बार a² ही आएगा क्योंकि हर ट्रायंगल का जो साइड्स है वो a है, तो ऐसे 6 ट्रायंगल हैं तो इंटू 6 कर देंगे। अब इसका रेशियो निकाल लो और काम खत्म हो जाएगा। चलो, 3a² में ये हो जाएगा 9a² अपॉन 6a²। a² कैंसिल, आंसर हो जाएगा 3/2। 3:2 ये हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, एक बार समझने की जरूरत थी। और आपने एक बार इसे समझ लिया तो फिर ये क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं देगा। तो यहां से हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने समझ लिया। फिर एक हेक्सागन, अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन की बात करूं तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकाला जाता है ये हमको समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या क्या हमें यहां पर निकाला जा सकता है, तो सुनो, बात हो ही रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो हाइट भी समझ लो। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो उसकी हाइट कितनी होगी, √3/2a। ये होगी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। ठीक है, इसी हाइट को, इस हाइट को अगर मैं 2:1 के रेशियो में तोड़ दूं, 2:1 के रेशियो में तोड़ दूं, तो जो बड़ा वाला हिस्सा है यानी 2 वाला, ये बनेगा कैपिटल R यानी सर्कम सर्कल का रेडियस। और जो स्मॉल वाला यानी ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये बनेगा स्मॉल r यानी इन सर्कल का इन रेडियस। बात समझ में आ गई, ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बोल रहा है ABC इज अ ट्रायंगल विद साइड AB इक्वल्स टू 41, BC इक्वल्स टू 28 एंड CA इक्वल्स टू 15 और DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF कितना होगा। बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो, एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ABC। ठीक है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट अपन एक रैंडम फिगर बना रहे। ए साइड AB कितनी है, 41 की है, AB 41 की है, BC 28 की है एंड CA इज 15।
ठीक है, अभी डायमेंशंस पर मत जाना कि ये लंबी है छोटी, जस्ट अभी रैंडम मान लो। अब सुनो, अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं, मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो क्या मिलेगा? मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर एक ट्रायंगल और मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल मिलेगा। अब ऑब्वियसली देखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली साइड्स आर नॉट इन द प्रोपोर्शन, अभी ऐसे ही समझना। उसने बोला कि आप मुझे बताइए कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है डी ई एफ, अच्छा इसमें पॉइंट डी कौन सा है, ई कौन सा है, एफ कौन सा है, ये भी उसने क्लियरली बताया है कि ए बी के बीच मिड पॉइंट को हम डी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बी सी के मिड पॉइंट को ई बोलेंगे और ए सी के मिड पॉइंट को एफ बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया पता करना है। अब देखो, वैसे तो यहां पर सिंपल से सिमिलैरिटी का रूल लगेगा। कौन सी सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी यहां पर हमें यह दिखाई देगी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होगा। किसके सिमिलर होगा? तो सुनो, ये ट्रायंगल इस डी ई एफ के सिमिलर होगा और यहां पर हमें यह पता चलेगा ट्रायंगल डी ई एफ, अभी जस्ट ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, अभी इस पर ज्यादा लोड मत लेना। ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा और यहां पर मुझे यह पता चलेगा कि अगर इनकी साइड्स का रेशियो हाफ है, यानी अगर ये रेशियो 2:1 का है, इनकी साइड्स का रेशियो, भाई मान लो ये वाली साइड पूरी की पूरी 28 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 14, क्योंकि मिड पॉइंट्स को बनाकर लाइन खींची गई है, तो इसका जस्ट हाफ ये हो जाएगा। ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट्स को बनाकर किया गया तो 15 का हाफ 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 41 का हाफ, 41 का हाफ निकालोगे तो 20.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बहुत इजीली इनकी तीनों साइड्स निकाल सकते हैं। जैसे ही तीनों साइड्स पता चले, अब मैं एरिया बता सकता हूं। अच्छा, पर पहली चीज ये कि अगर साइड्स का रेशियो मुझे पता है तो एरिया का रेशियो निकालना और आसान है। एरिया का रेशियो कितना होगा? एरिया का रेशियो होगा 4:1 में। बेसिकली जो रेशियो साइड्स का था उनके स्क्वायर के टर्म में इनके एरिया का रेशियो होगा। तो अगर ये है साइड्स का रेशियो, तो एरिया का रेशियो कितना होगा? एरिया का रेशियो होगा 2 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर के रेशियो में, यानी 4:1 के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो बड़ा वाला ट्रायंगल अपने को पता है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं। तो बड़े वाले ट्रायंगल की वैल्यू यानी 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी सिंपली ऐसा बोलूं कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया को निकाल के 4 से डिवाइड कर दूंगा तो छोटा वाला यानी डी ई एफ की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो कहानी खत्म करते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल के एरिया निकालने के 2-3 तरीके हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है उनमें से एक है हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो, तीनों साइड्स पता है, बिल्कुल पता है। हेरॉन्स फॉर्मूले में सबसे पहली जरूरत पड़ेगी एस की। एस कितना निकल के आएगा? तो तीनों को ऐड कर लेंगे। तीनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा? 28 + 41 + 15, 28 + 41 + 15 अपॉन 2, सबको ऐड कर लेना। 9, 9 और 5 14 का 4, 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 5 2 7 और 1 8, 84/2 इज 42। क्लियर है? जैसे ही ये 42 पता चलता है तो एरिया का फॉर्मूला निकालना आसान है। √(s), s इंटू एस का मतलब हो जाएगा 42, s इंटू एस माइनस ए। पहले चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूं, जिनको कंफ्यूजन ना हो कि भैया ये क्या लिख दिया सर ने, तो मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं। s का मतलब हो जाएगा √42, ठीक है, इंटू 42 इंटू 42 माइनस 41, 1 आ जाएगा। 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 2 12 और 2 14, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा? 15, तो 20 से ये हो जाएगा 22, 22 और 5 27, 27। बोलो क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। चलो इधर 3 निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 14 थी या 42 इंटू 9, यानी 42 इंटू 3, ये आ जाएगा एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। इस एरिया को, या ये जो भी एरिया आया है, इसको अपन कितना बोलेंगे? ये हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस
ये जो एरिया है ये बड़ा वाला एरिया है बेसिकली, ठीक है। इसको मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे छोटा वाला एरिया मिले? आधा करना पड़ेगा या 1/4 करना पड़ेगा? तो देखो बहुत सिंपल है, मैंने बोला ना 4:1 का रेशियो है, तो ये 4 की वैल्यू है तो 1 की कितनी होगी? तो बेसिकली ये 4 की है, 1 की कितनी होगी? तो मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने पर कितना निकल कर आएगा? तो 4 से डिवाइड करने पर ये निकल के आएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया यानी DEF का एरिया 31.5, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थोड़े कंसेप्ट्स लगे हैं यहाँ पर। सबसे पहले सिमिलैरिटी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो साइड्स का रेशियो है उनका स्क्वायर करने पर हमें एरिया का रेशियो मिलता है, फिर एरिया निकालते बनना चाहिए, एंड फिर रेस्ट ऑफ द केसेस वेरी सिंपल। बाकी सब सिर्फ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, ठीक है। किसी को हो सकता है ये लंबा लगे, बट ये मैं समझा रहा हूं तो आपको लंबा लगेगा। ऊपर से मैंने बहुत सारी चीजें जस्ट बेवजह निकाली, जैसे ये डायग्राम भी मेरा बेवजह था, ये भी मैंने बेवजह ही लिखा है, ठीक है। इतना तो मैं कंसेप्चुअली दिमाग में समझ सकता हूं। एक बार ये पता चल जाए ना कि साइड्स क्या है, तो फिर मैं सीधा एरिया निकालूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, कहानी खत्म। तो ये अप्रोच रखेंगे अपन एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा एक और सुंदर सुशील बढ़िया सा सवाल। बोलो एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 13, 14 और 15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल? ठीक है, एक ट्राइंगल है 13, 14, 15 का। मान लो ये साइड 13 है, ये 14 है और ये 15 है। सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कहां पर बनेगा? तो देखो, जो साइड सबसे बड़ी होगी उस साइड पर सबसे छोटा एल्टीट्यूड बनेगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उस पर सबसे बड़ा एल्टीट्यूड बनेगा। तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड पूछा है तो सबसे छोटे एल्टीट्यूड के लिए क्या करना? जो सबसे बड़ी साइड हो गई उस पर एल्टीट्यूड गिरा देना, ठीक है। तो बेसिकली ये है सबसे छोटा एल्टीट्यूड। चलो इसको मैं h मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। हाइट बोल लो, h बोल दो, जो समझना है वो बोल दो। अब देखो हाइट कैसे निकाली जाए? मुझे 3 साइड्स पता है, हाइट मुझे निकालनी है। सबसे सीधा तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ एरिया, क्योंकि तीनों साइड्स पता है तो हेरॉन्स फॉर्मूले से मैं एरिया निकाल सकता हूं। सेकेंड, 1/2 बेस इंटू हाइट करके अगेन मैं एरिया भी निकाल सकता हूं। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि हाफ बेस का मतलब हो जाएगा 15 इंटू हाइट का मतलब हो जाएगा h इक्वल्स टू, ये तो हो गया हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। हेरॉन फॉर्मूला क्या कहता है? अंडर रूट, पहले s निकालना पड़ेगा। s का मतलब क्या होगा? s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉइंट 2। तो सबको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 28, 28 प्लस 14, 28 प्लस 14 ये हो जाएगा 42, 42 अपॉइंट 2 इज 21, ठीक है। ये हो गया s। तो एक तो हो गया s, फिर हो गया s माइनस ए, s माइनस ए यानी s माइनस 15, तो ये हो जाएगा 6, s माइनस 14 तो ये हो जाएगा 7, s माइनस 13 ये हो जाएगा 8। बोलो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ये हो जाएगा 3 यहां से अलग कर लेना, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ये 3 हटा के इसके साथ कर लेंगे, 6 3 27 हो जाएगा। नहीं, एक काम करो, ये 3 यहाँ पर अलग कर लो, 6 का 3 अलग कर लेना और 2 के साथ 8 को 16 कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 4। अब जो भी कट रहा है वो काट लेना भैया, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है काटने पीटने के लिए, और हाइट अपनी बहुत ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लेना, 7 4 28, 28 इंटू 2 56, 56 डिवाइडेड बाय 5, 56 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर इज द स्मॉलेस्ट हाइट और द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो सिंपली आराम से आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर, बाय दिस फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप शब्दों को पकड़ोगे तो बहुत आराम से समझ जाओगे। उसने बोला जो सर्कमफेरेंस है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्कमफेरेंस क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 पाई आर, है ना, पर मैं इसको पाई इंटू डी भी तो बोल सकता हूं।
कैसे, 2r को साथ में ले लेना, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर। ये हो गया सरकमफेरेंस। इसमें से अगर मैं डायमीटर माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए 16.8। चलो डी को कॉमन निकाल लेना, पाई अंदर बचेगा, 22/7 -1 इक्वल्स टू 16.8। बहुत सिंपल, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं है। 22 में से 7 गया तो 15 बचेगा, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 16.8। डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हालांकि पूछा भी उसने वही है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसने रेडियस भी नहीं पूछा, उसने सिर्फ डायमीटर ही पूछा है। क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना, 15 से डिवाइड कर देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 16.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 15। बोलो ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो 3 से डिवाइड करते हैं पहले। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 द 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 6 5.6। ओके चलो मल्टीप्लाई कर लेना, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर कर और सब कुछ कैलकुलेट करके d की वैल्यू मेरे ख्याल से निकल के आनी चाहिए 7.8 की। ठीक है, चाहो तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 7.8 निकल के आ जाएगा, 7.84 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी डायामीटर की वैल्यू, या सीधा सीधा हमारा डायामीटर। और ऑप्शन 7.84 यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा एक और सुंदर सवाल, बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ द chord of the outer circle of length 14 centimeter is a tangent of the inner circle। ओ सुंदर सवाल, बेहतरीन सवाल। सबसे पहले सुनो वो कहना क्या चाह रहा है। दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं, और इन दो सर्कल्स में जो chord ऑफ द आउटर डायमीटर है, सॉरी chord ऑफ द आउटर सर्कल है, ऐसा कुछ आएगा, chord ऑफ द आउटर सर्कल, ये जो है ये टेंजेंट है फॉर द इनर सर्कल। अच्छा, इसकी लेंथ भी साफ साफ दी हुई है कि ये है पूरा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये है, सेंटर से अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला पार्ट 7 सेंटीमीटर का होगा। तो 14 14 के दो हिस्से हो गए, 7 और 7। ठीक है, रेडियस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से यहां का कैलकुलेशन में ये है बड़ी वाली रेडियस, और यहां से, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, यहां से यहां तक में ये है छोटी वाली रेडियस। ठीक है, अब इसको आप R1 R2 जैसा आपको ठीक लगे वो आप मान सकते हो। उसने हालांकि पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन दी सर्कल, बिटवीन दी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोनों सर्कल्स के बीच का जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है ये कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, पता लगा सकते हैं, लगा ही लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। सुनो बड़े वाले रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर बोल दूं और स्मॉल वाले रेडियस को मैं स्मॉल आर बोल दूं तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा, है ना, किसी की आंतों में ऐंठन तो नहीं होगी। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो हाइट है ये बेसिकली स्मॉल आर ही है और कुछ नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कैपिटल आर है वो इस ट्राइंगल के लिए एक प्रकार से हाइपोटेनस का काम कर रही है, जो स्मॉल आर है वो एक तरीके से हाइट का काम कर रहा है, और जो 7 है वो एक तरीके से बेस का काम कर रहा है। तो कैपिटल आर का जो होल स्क्वायर है, यानी हाइपोटेनस का जो होल स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर निकलना चाहिए। या मैं ऐसा बोल दूं कि जो कैपिटल आर का स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर है, ये 7 स्क्वायर यानी 49 निकलना चाहिए। इतने को याद रखना, क्योंकि अब मैं सीधा एरिया के फॉर्मूले पर आता हूं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो बीच वाला मिल जाएगा, तो इन दोनों को माइनस कर देना। एक्चुअली मुझे वैल्यू भी इसी की निकालनी है, तो सिंपली अगर मैं देखूं पाई कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो अभी अभी मैंने 49 निकाली, तो 22/7
इंटू 49, ये होगा हमारा सही आंसर। 7 से कटेगा 7 बार में, 7 दूनी 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा बीच वाले एरिया का, या जो पोर्शन दोनों के बीच में है उनका एरिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं था। एक बार इतना समझ में आ जाए कि ये ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर होता है। तो बस हमें इसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना था और कुछ नहीं, बाकी सारा डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लो भैया, अगला सवाल बोल रहा है द आर्क ऑफ अ ब्रिज is in the form of an arc of circle. ठीक है, if the span of the bridge is 40 meter long, ठीक है, and height is 8 meter in the middle, sorry, height in the middle is 8 meter, what is the radius of the curvature of the bridge? ठीक है, radius of curvature समझते हो क्या होता है? radius of curvature क्या होता है कि आपको एक आर्क देगा, ये एक आर्क है, अब इसका जो कंप्लीट सर्कल होगा उसका रेडियस निकाल लो, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये कर्वेचर है, इसका आपको रेडियस निकालना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक की जो मुझे दूरी दी गई है, उस ब्रिज का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, और जो हाइट है मिडिल से टॉप की ये है 8, ऑब्वियसली सबसे लंबी हाइट यही होगी 8। ठीक है, यहां से अगर मैं इसे ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ये जो मिडिल है यहां से हाइट 8 है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि, क्या बोल सकता हूं, क्योंकि ये मिडिल है यानी इसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, यानी ये 20 होगा, ये 20 होगा और ये 8 होगा। इस पूरे सर्कल का रेडियस सपोज सेंटर मान लो यहां कहीं होगा, तो इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस और इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू द रेडियस। और यहां से इस पूरे डिस्टेंस को भी अपन बोल सकते हैं कि ये भी रेडियस ही होगा, यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये पूरा भी रेडियस ही है। ठीक है, ओके, और क्या बोल सकते हैं, सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये पूरा रेडियस है और ये आर है, तो इतना डिस्टेंस इज नथिंग बस आर माइनस 8। सही है, दिस इज नथिंग बट आर माइनस 8। तो सुनो, मैं इसको वापस थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। भाई अपने को तो पता है ना ये पूरा रेडियस है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा, ये वाला, ये बचेगा आर माइनस 8। और अगेन आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया है यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दिया यहां पर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ऐसा करके, ये ऐसा करके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक आर आपका हाइपोटेनस है, 20 आप इसको बेस समझ लो या परपेंडिकुलर समझ लो, और आर माइनस 8 को परपेंडिकुलर या बेस जो आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आर माइनस 8, ये है 20, ये है आर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली लगा दो कि 20 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी आर माइनस 8 का होल स्क्वायर, इन दोनों के होल स्क्वायर को ऐड करूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा जो कि होगा रेडियस का स्क्वायर। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे लगता है कि आर की वैल्यू बहुत इजीली निकाली जा सकती है और आप निकाल भी लेंगे। ठीक है, जिनको यहाँ पर थोड़ा सी खिचड़ी पकी हुई समझ में आ रही होगी तो उनके लिए मैं यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ, ये है आपका आर माइनस 8। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस तो रेडियस है, रेडियस में से ये वाला पोर्शन आर 8 मीटर माइनस हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आर माइनस 8। ठीक है, चलो 200 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16 आर प्लस 64 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, अंदर बचेगा क्या, तो 16 आर को इक्वल टू के उधर ले जाना, 464 इक्वल्स टू 16 आर। आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो 16 से काट लेंगे, 16 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, मुझे लगता है ये पूरा पूरा 29 टाइम्स में जाना चाहिए, है ना। क्योंकि क्योंकि 9 6 द 54 होता है, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 तभी आएगा जब 29 होगा। बिल्कुल सही, ये 29 में पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो रेडियस हो जाएगी 29 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है।
सिंपल क्वेश्चन था, आसान सवाल था। बात वही है कि अगर आपने पहली बार में अप्रोच पकड़ ली कि किस अप्रोच से मुझे उस क्वेश्चन को देखना है, सबसे पहले तो सवाल समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है, निकालना क्या है, गिवन डेटा क्या है, उसके बाद फिर किस अप्रोच से मैं उस क्वेश्चन को, जो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट है या जो मुझे चाहिए है, वो मैं किस तरीके से ज्यादा आसानी से निकाल सकता हूँ, वो समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा अगला सवाल। बोल रहा है अ फ्लोर ऑफ अ बिग हॉल हैज डायमेंशन 30 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन जितना मेंसुरेशन का नहीं है, उतना ही एलसीएम एचसीएफ का है। अब जो समझ गए होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा सर ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। ठीक है, सुनो, एक रूम है, लेंथ और विड्थ दे दी है उसकी, अच्छी बात है, दे दी है, कोई बुराई नहीं है मुझे। ठीक है, एक दी है 30 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक, चाहो तो आप इस पूरे को, चाहो तो आप इस पूरे को सेंटीमीटर में ही बदल लो। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3000 प्लस 60 यानी 3060 सेंटीमीटर। यहाँ कितने होते हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 2340 या 23 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो हम इसको बोल सकते हैं 2340 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो लेंथ एंड विड्थ है इनका निकाल लो आप एचसीएफ। क्या निकालोगे इनका एचसीएफ? एचसीएफ ऑफ 2340 एंड 3060, इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखो, एचसीएफ निकालने का सीधा मतलब होता है रेशियो निकाल लो, जितने से ये कटते जाएं उतना काटते जाना। ठीक है कैसे? एक काम करो, 000 तो निकाल ही लो साइड में, है ना, 000 तो निकाल लो, तो ये भी गया ये भी गया। एचसीएफ में 10 लिख लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और किससे जा सकता है, तो एक काम करो, इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 117। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 153। 2 से डिवाइड हो गया, 2 को यहां लिख लेना। काम करो, ये 9 से अभी और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका भी टोटल 9 है और उसका भी टोटल 9 है, तो 9 से अभी से और डिवाइड कर लो। 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 1 जा 9, 2 बचेगा, 9 3 जा 27। 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, 6 बचेगा, 9 7 जा 63, तो 9 से भी चला गया तो 9 भी साथ में ले लेना। अब और नहीं कट सकता, जितने से ये कटा था ये पूरा का पूरा एचसीएफ आ जाएगा, यानी 10 to 9 इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, ये इसका एचसीएफ है। ठीक है, जो बच गया वो 13 और 17, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपको स्क्वायर टाइल्स लेनी है तो 180 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स ले लो या 1.8 मीटर की स्क्वायर टाइल्स ले लो। ठीक है, 180 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल्स लोगे तो इतने से डिवाइड करोगे तो यहां पर 13 टाइल्स लगेंगी और यहां पर 17, यानी कुल मिलाकर टोटल कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएंगी। तो देखो, इसको ऐसे समझो, लेंथ में आओगे तो 13 टाइल्स लेंथ में लग जाएंगी और विड्थ में आओगे तो 17 टाइल्स विड्थ में लग जाएगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, 2340 यानी ये वाली साइड पर 13 टाइल्स, 13 टाइल्स यहां पर ऐसी अरेंज हो जाएंगे और 17 टाइल्स ऐसी अरेंज हो जाएंगी। तो 13 टाइल्स अगर यहां है, 17 टाइल्स यहां है, तो मुझे बताओ टोटल कितनी टाइल्स यहां पर यूज हो सकती हैं। तो टोटल के लिए हम बोलेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो यहां पर यूज हो सकती हैं वो है 13 इंटू 17। बोलो ठीक है, बोलो लिख 13 रहे हो सॉरी, बोल 13 रहे हो, लिख 17 रहे हो, तो 13 इंटू 17, 17 13, बात तो वही है। मल्टीप्लाई कर लोगे कितना मिलेगा, 221 मिलेगा। यूनिट डिजिट सबको निकालते आता ही होगा, खत्म बात। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में भी किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा होगा, बहुत इजीली अब आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे क्वेश्चन का लॉजिक कंसेप्ट क्या है। और इसीलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जितना मेंसुरेशन का नहीं है उससे ज्यादा ये एलसीएम एचसीएफ का है। अगले क्वेश्चन पर आओ। अच्छा,
इस सवाल में मान लो वो पूछ लेगा ना कि जो स्क्वायर टाइल्स हैं उनका शेप क्या होगा, या उनकी लेंथ विड्थ या उनकी साइड क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर टाइल्स है तो साइड ही पूछेगा। तो उसकी साइड हम बोलेंगे 180 सेंटीमीटर होगी, या 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। इस शेप में टाइल होनी चाहिए। किस शेप में? 180 या 1.8 मीटर और 1.8 मीटर ऐसी टाइल होनी चाहिए। तब जाकर कितनी टाइल्स लगेंगी? 221 टाइल्स लगेंगी तब जाकर। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने एक और सवाल। बोल रहा है लेट x बी द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विथ रेडियस s with radius r, and y be the area of equilateral triangle inscribed in that the same circle. What is the correct? Okay, इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो। एक नहीं, एक्चुअली दो सर्कल बनाना, पता, क्योंकि एक सर्कल पे मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा और एक सर्कल पे मुझे बनाना पड़ेगा एक क्या, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गए अपने दो सर्कल। एक सर्कल पे मुझे बनाना है एक स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और इसी सर्कल पर, बेसिकली है तो सेम ही सर्कल, बट फिर भी थोड़ा सा मैं यहां पर बना देता हूं, अलग बना देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट ना जाए। ओके, थोड़ा सा और, हाँ, ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेम सर्कल है, थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंट होगा तो इग्नोर करना। सेम सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाऊंगा तो एरिया निकल के आता है एक्स। इसका एरिया है एक्स। ठीक है, इस सर्कल का एरिया एक्स है। सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा तो एरिया निकल के आता है वाई। आपको बताना है इस एक्स और वाई के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन सही सही फिट बैठता है। सुनो, सबसे पहले तो समझो कि सर्कल का होता है एक सेंटर, और सेंटर पे होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं यहां पर ज्यादा कुछ ना भी सोचूं, बस ये देखूं कि मैंने यहां से ये पॉइंट जोड़ दिया, तो ये हो गया एक तरीके से सर्कल का डायामीटर, और डायामीटर आ गया ट्वाइस ऑफ आर। बोलो हाँ। यहां से इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? एक और, मतलब ये वाला भी डायमीटर का लेंथ सेम होगा, ये भी 2r होगा। तो अगर आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, दोनों डायगोनल सेम है, यहां पर d1 और d2 दोनों की लेंथ सेम है, और वो है ट्वाइस ऑफ r। और अगर मैं डायगोनल्स के टर्म्स में एरिया निकालता हूं तो वो कितना निकलेगा? तो वो निकलता है d1 इंटू डी टू अपॉन टू, यानी एरिया इक्वल्स टू d1 इंटू डी टू अपॉन टू। तो कुल मिलाकर 2r इंटू 2r यानी 4r स्क्वायर अपॉन टू, तो 2r स्क्वायर, ये है x की वैल्यू। ठीक है, ये है x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी बात वही होगी कि अगर मैं एक सेंटर पकड़ लूं और सेंटर से मैं सरकमफेरेंस पर लाइन खींचूं ऐसे करके, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। बोलो हाँ। बट बाकी दो रेडियस से मुझे मतलब नहीं, अभी मुझे मतलब केवल और केवल किससे है? अभी मुझे केवल और केवल मतलब ऊपर वाले से है। सुनो, एक छोटी सी बात समझना, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तीनों की तीनों रेडियस है, तो क्या इन तीन लाइन से, क्या इन तीन लाइंस की मदद से मैं किसी भी तरीके से एनी हाउ इसकी साइड पता कर सकता हूं? क्योंकि अगर मुझे साइड पता चल गई तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चल सकती है। कैसे पता चलेगी? सुनो, इसको भी निकालने के बहुत सारे अपने अपने तरीके हो सकते हैं। मैं साइन रूल, साइन कॉस रूल का यूज करूंगा, आप कुछ और यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा समझूंगा कि अगर अपन ऐसा देखें कि ये पहले 60 था पर अब ये 30-30 बचा है, ये 30-30 हो गया है, तो 30 डिग्री ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, सेंटर पे बना है 120 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सुनो। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं
आर को 2:3 के रेशियो में तोड़कर दिखा सकता था और उसकी वैल्यू आर से बता के साइड निकाल सकता था। चलो ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ये सेंटर है ना, यहां से यहां तक को अपन कैपिटल आर बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है? सुनो, अगर इस साइड को मैं थोड़ी देर के लिए एल बोल देता हूं या ए बोल देता हूं, ये वाली साइड मेरे लिए थोड़ी देर के लिए ए हो जाती है, तो उस हिसाब से जो पूरी हाइट है वो कितनी होगी पता? हाइट हो जाती है √3/2a। ठीक है, और इस पर भी ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो है ये 2:1 के रेशियो में होता है। यानी इस हाइट को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, यानी √3/2a को मैं 3 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो एक तरीके से मैं इसकी मदद से साइड निकाल सकता हूं। साइड कितना होगा? तो साइड चलो यहां निकाल लेता हूं, साइड में कैपिटल आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, a/√3 और a हो जाएगा √3 × r। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा a इक्वल्स टू कैपिटल R × √3। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? y का फॉर्मूला क्या होगा? y का फॉर्मूला होगा √3/4 a²। a² का मतलब इसका स्क्वायर, यानी 3 × a²। कुल मिलाकर ये हो जाएगा √3/4 a²। ये है आपके y की वैल्यू। अब आपके दिमाग में पहला सवाल जो आना चाहिए, बेसिकली ये a नहीं है, ये r होगा। ठीक है, ये r हाँ ठीक है, ये r होगा। ठीक है, ये r होगा, r²। अब बेसिकली आपके दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि अगर ये r² की वैल्यू या x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? r। तो आप चाहो तो सीधा सीधा यहां से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं x और y को डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? x और y को डिवाइड करने पर मिलेगा x/y इक्वल्स टू, क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2r² अपॉन, नीचे हो जाएगा 3√3 r² अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, क्या क्या कैंसिल है? r² से r² कैंसिल। अब एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 3√3 x इक्वल्स टू 8y। कृपया करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आपको मिलेगा 27x इक्वल्स टू 64y और 27x इक्वल्स टू 64x² y²। तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, x निकाला, y निकाला, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद जो भी रेशियो आया उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जो आंसर था वो स्क्वायर के टर्म्स में था, इसीलिए मैंने स्क्वायर किया। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना। कहां पर हाइट क्या होती है? हाइट को 2:1 के रेशियो में तोड़ूंगा तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर में टूट जाएगा। एक बार कमेंट में, लास्ट वीडियो में ही शायद किसी ने कमेंट किया था कि सर मेथड क्या थोड़ा सा लंबा नहीं हो रहा है या इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है? देखो, अगर मैं आपको अरिथमेटिक पढ़ा रहा होता ना, मैं बिल्कुल बोलता ये शॉर्टकट याद कर लो, ये शॉर्टकट याद कर लो। फिलहाल इसमें क्या शॉर्टकट लगा लोगे तुम? बस यही कर लोगे कि बीच के 2-4 स्टेप स्किप कर लोगे, या तुम्हें ये याद हो कि ये अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो तुम्हें ये याद हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें तुम याद ही कर सकते हो एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब याद कितना करोगे, क्योंकि ज्योमेट्री है बहुत बड़ा, तो याद कितना करोगे? तो कुल मिलाकर सीधा सिंपल सॉल्यूशन मेरे हिसाब से यही निकलता है कि कंसेप्ट्स को स्ट्रांग रखो, प्रैक्टिस अच्छी रखो और बीच में स्टेप स्किप करो। स्टेप स्किप करने का मतलब अपने दिमाग में कुछ मेंटल कैलकुलेशन करो और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आराम से और आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही नहीं, क्वेश्चन इतने टफ हो रहे हैं कि अगर आप मैथ्स में 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन बना ले रहे हो तो बहुत हो रहा है। सच में सीरियस का लेवल ये है कि अगर आप 35 क्वेश्चन तक भी पहुंच पा रहे हो तो यू आर इन गुड पोजीशन। क्यों? ऐसे सवालों के कारण, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन और दोनों में कहीं पर कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, जरा सा चूक के और कहानी खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार और देखना भाई, इस पूरे एक्सप्लेनेशन को एक बार और देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सुनो अगला सवाल। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय द ट्री नॉन
intersecting circle drawn inside a triangle of side 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सुनो, एक रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल में जो लेंथ और विड्थ है वो अलग अलग है। कैसे? ये है 12 और ये है 8, ऐसा समझ लेना, ठीक है? 12 है, 18 नहीं, ठीक है? ये है 12 और ये है 8। मुझे इसमें 3 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल फिट करने हैं और ऐसा फिट करना है कि वो मैक्सिमम एरिया कवर करें, ठीक है? व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी कवर्ड बाय नॉन इंटरसेक्टिंग? तो उस एरिया को मुझे निकालना है, यानी वो जो 3 सर्कल वो एरिया कवर करेंगे वो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है। तो अब देखो 3 सर्कल कैसे कैसे बन सकते हैं। कोई सोचेगा कि सर ऐसे बना दो कि एक सर्कल ऐसा बन जाए, एक सर्कल ऐसा बन जाए और एक सर्कल ऐसा बन जाए, बट ध्यान रखना ये सर्कल भी मैक्सिमम नहीं है, दिस इज नॉट मैक्सिमम। दूसरी कंडीशन, एक बात का ध्यान रखना, उसने ये कहीं नहीं बोला क्वेश्चन में कि जो 3 सर्कल हैं, जो भी 3 सर्कल हैं, उन तीनों की रेडियस इक्वल होनी चाहिए। कहीं पर भी इस बात का मेंशन है क्या कि मुझे वो तीनों सर्कल इक्वल चाहिए? नहीं ना। तो भाई फिर इतना टेंशन किस बात का? अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल दिमाग लगाएंगे। भाई अगर मान लो मुझे रेडियस सेम नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इस 12 को 8 में तोड़ूंगा। आप बोलोगे सर क्यों तोड़ोगे? इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि इस तरफ बन जाएगा एक स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फिट करना जो कि मैक्सिमम हो वो ज्यादा आसान होता है। यानी एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल फिट करना जिसका एरिया मैक्सिमम हो, ये सबसे आसान काम हो सकता है। तो मैंने यहां पर यही किया एक्चुअली। तो मैंने एक सर्कल को यहां पर इस तरीके से फिट कर दिया। कैसे? ध्यान से सुनना, ऐसे कि 12 में से 8 यहां पर है, ठीक है? अब 12 में से 8 यहां पर है तो इधर के लिए कितना बचा? 4। अब यहां पर मुझे 2 सर्कल फिट करने हैं। ऑब्वियसली ये अगर 4 है और ये 8 है तो मैं चाहूं तो इस 8 को भी 2 स्क्वायर में तोड़ सकता हूं, और 2 स्क्वायर में टूट गए तो अगेन इनके अंदर सर्कल फिट करना आसान है, नहीं है? एक सर्कल यहां फिट हो जाएगा, देख लेना साइज थोड़ा सा 19-20 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, अपन एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं बना रहे, और एक सर्कल यहां फिट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, बोलो ठीक है? तो कुल मिलाकर एक बड़ा सर्कल उधर हो गया जो कि 8x8 के एक स्क्वायर में है, और 2 छोटे सर्कल यहां हो गए जो कि 4x4 के स्क्वायर में है। अब बस इनका एरिया निकालना है, कहानी खत्म। बहुत सिंपल है, देखो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा 8, सॉरी इसका होगा रेडियस 4, और इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा 2। तब तो ये 2 इंटू 4 होगा और फिर ये भी 2 इंटू 4 होगा और टोटल हो पाएगा 8, ठीक है? तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 4 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई 2 स्क्वायर प्लस पाई 2 स्क्वायर। 16 4 20 4 24 24 पाई। सही आंसर ऑप्शन डी। बताओ क्या ये सवाल आप सभी को क्लियर हुआ? पहली बार देखने सुनने में ऐसा लगा था कि बहुत ही खतरनाक सवाल है, बट है बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहीं पर भी ये नहीं बोला कि वो तीनों सर्कल इक्वल होने चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम हाइपोथेटिकली खुद ही दिमाग में बना लेते हैं कि अगर उनने ऐसा बोला है कि 3 सर्कल बनाना है तो तीनों सर्कल इक्वल होंगे। कहीं बोला ही नहीं उसने 3 सर्कल इक्वल चाहिए, कम ज्यादा छोटे मोटे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, वो मैक्सिमम एरिया कवर करेगा उस स्क्वायर का। बचे 2 स्क्वायर यहां पर बन गए, इन 2 स्क्वायर में भी मैक्सिमम एरिया कवर करेगा ये छोटे छोटे सर्कल। तो सब तरफ मैक्सिमम एरिया कवर हो गया, तो पूरे रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कवर हो गया, और पूरे रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कवर करेगा जो कि सर्कल, टोटल एरिया इतना निकल के आएगा उसका। ठीक है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मैं बना रहा हूं तो सिंपल लग रहा है, मैं जानता हूं ये बात। कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर वो तो क्या है ना, आप बना रहे हो तो ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल है, ये जब हम अकेले में बैठ के बनाते हैं ना तो पता नहीं क्यों प्राण निकल आते हैं, भगवान दिख जाते हैं हमें, एकदम भगवान जी याद आते, भगवान बचा लो इस बार। बट ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें इतनी कठिन नहीं है, सारा खेल सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ऑब्वियसली चाहिए, जितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उसके साथ जो प्रैक्टिस होगी उसी से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहे द प्लिंथ ऑफ अ हाउस हैज बीन
has an area of 200 square meter. It is a rectangular in shape and its length and width are in the ratio of 2:1. ठीक है भाई, लेंथ और विड्थ का रेशियो 2:1 है। देखो बहाने बहाने से ना उसने एक्चुअली एक तरीके से आपको लेंथ और विड्थ ही बता दिया। यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका रेशियो 2:1 है, ठीक है, लेंथ और विड्थ का, और टोटल एरिया 200 है, 200 मीटर स्क्वायर है, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 20 मीटर है और ये 10 मीटर है? तब तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 200 मीटर आया होगा, है कि नहीं? तो इतने काम के लिए कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इतने काम के लिए तुमको अलग से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा 2:1 है तो 2 हो जाएगा, तो ये 200 है, अच्छा मतलब 10 का मल्टीपल आएगा तो एक 20 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। सिंपल इज दैट। ठीक, अगला पढ़ो। बोल रहा है द ओनर ऑफ अ हाउस एक्सटेंड द टेरेस बाय 1 मीटर ऑन ईच साइड। हर साइड पर उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है आपका 1 मीटर टेरेस। वो जो छज्जा बोलते हैं ना जिसको, कि भैया ये तो मेरा घर है, मैं ऊपर दीवार फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर मैं ऐसा छज्जा और आगे निकाल लेता हूँ 1-1 मीटर का। तो अब उसने 1 मीटर यहाँ पर भी बाहर निकाल दिया होगा, 1 मीटर यहाँ पर भी बाहर निकाल दिया होगा, सारे साइड्स पे उसने 1 मीटर बाहर निकाल दिया। तो बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज दैट हैज इंक्रीज्ड इन द टेरेस रिलेटिव टू द प्लिंथ। टेरेस का एरिया प्लिंथ से कितना बढ़ गया है, ये वो पूछना चाह रहा है। एक सिंपल तरीका इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको बताऊं, तो कृपया करके इस सवाल को मैंसुरेशन से मत बनाओ या मैंसुरेशन के कंसेप्ट से मत बनाओ। थोड़ा सा दिमाग को जोर दो और सोचो कि अगर मैं 20 मीटर में 1 मीटर बढ़ा रहा हूं तो एक तरीके से 5% का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। भाई 20 मीटर में अगर मैं 1 मीटर बढ़ाता हूं तो परसेंटेज वाइज क्या मैंने 5% बढ़ाया? बोलो हाँ। और अगर मैं 10 मीटर में 1 मीटर बढ़ा रहा हूं तो परसेंटेज वाइज मैंने 10% बढ़ाया। सही है। अब अगर ये सवाल आपके सामने ऐसा पूछा जाता कि एक रेक्टेंगल शेप है, उसकी लेंथ को 5% से बढ़ा दो और विड्थ को 10% से बढ़ा दो, तो बताओ एरिया कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? तब तुम्हारा क्वेश्चन बनाने का तरीका ही अलग हो जाता। तब तुम सीधा उस वाले फॉर्मूले पर स्विच होते। किस फॉर्मूले पर? वही x+y+xy/100, इसी फॉर्मूले पर स्विच होते तुरंत। तो अभी भी घूम फिर के कहानी वही है। उसने क्या किया, उसने बोला 20 मीटर पे 1 मीटर बढ़ा देना या 5% बढ़ा देना, 10 मीटर पे 1 मीटर बढ़ा देना यानी 10% बढ़ा देना। तो एक तरफ बढ़ रहा है 10%, दूसरी तरफ बढ़ रहा है 5%, कुल मिलाकर कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो हम बोलेंगे टोटल एरिया बढ़ जाएगा 15.5% से। टेरेस का एरिया 15.5% से बढ़ जाएगा रिलेटिव टू प्लिंथ। क्वेश्चन डी, सॉरी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगर तुम एरिया निकालने जाते तो क्या होता? पहले तुम साइड्स एक एक बढ़ाते, फिर उनको मल्टीप्लाई करते, फिर नया एरिया निकालते, फिर पुराना नया एरिया माइनस पुराना एरिया निकालकर फिर उसका परसेंटेज निकालते रिलेटिव टू ओल्ड एरिया। जबरदस्ती कहानी लंबी हो रही थी। यहां अपन ने कहानी को बहुत छोटे में निपटा दिया। ठीक है, तो बस बात इतनी होती है कि कहीं आप क्वेश्चन के साथ बहकना मत। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो समझो बट बनाना अपने तरीके से। इसको मैं बोलता हूं सुनो सबकी करो मन की। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये रहा एक और बेहतरीन सवाल और डायग्राम देख के बहुतों की हालत खराब। बोल रहे इन द फिगर गिवन बिलो अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर PQR। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब हुआ है, रेक्टेंगल दैट a rectangle at the corner P such that measures 4 centimeter and 2 centimeter। ठीक है भैया, एंड a square at corner are drawn। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल बताना है आपको। देखो वैसे तो मान लो अगर ये आपका सेंटर है, थोड़ी देर के लिए इसको सेंटर मान लेना, और सेंटर से अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच दूं, फिर मैं सेंटर से यहां एक लाइन खींच दूं, और फिर मैं सेंटर से यहां पर एक लाइन खींच दूं, तो कुल मिलाकर ये घूम फिर के राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ना? घूम फिर के एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं
सेंटर से यहां की तरफ एक लाइन खींच दूं तो ये एक प्रकार से क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये इस सर्कल या इस स्क्वायर का सेंटर से वर्टाइसिस का डिस्टेंस निकल आएगा। अब इसको आप बोल सकते हो कि अगर ये सर्कल का रेडियस आर है, चलो अगर ये रेडियस यहां तक की मैं बात करूं, ये जो रेडियस है वो आर है, तो एक काम करो यहां से यहां तक का रेडियस आर हो गया, ठीक है, आर है। हालांकि होना तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस आर था, बट यहां से 2 कम पड़ गया है, तो ये डिस्टेंस R-2 हो गया है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ये वाले डिस्टेंस की, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये R-4 हो गया, R-4? बिल्कुल बोल सकता हूं मैं। ये कितना है, तो इसे मैं बोल सकता हूं R-4, क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर और इधर हो जाता तो काम बन जाता। ऐसे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा लग रहा है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा R-4। अब एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा के देख लेता हूँ। एक तरफ आएगा हाइपोटेनस, एक तरफ है बेस, एक तरफ है परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर अपने को मिलता है, क्या मिलता है वैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हो गया R-4 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया R-2 का होल स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर -8R प्लस 16 प्लस ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर -4R प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है, -8R प्लस, तो ये -12R प्लस 20 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो नंबर्स में तोड़ना है। कौन से हैं वो दो नंबर, 12 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 20, 20 को 4 और 5 नहीं, 20 के लिए 10 और 2 बिल्कुल सही, -10 और -2, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं आर की वैल्यू या तो 10 सेंटीमीटर होगी या 2 सेंटीमीटर होगी, और दो तो हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर यानी 100 पाई, आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो ठीक है, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये R-4 कहां से आया। सुनो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां का डिस्टेंस भी तो R ही है ना, और इसको अगर मैं यहां से ऐसे कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा, यही दिखाई देगा आपको कि भैया ये 4 था तो ये भी 4 होगा, तो बचा ये कितना R-4, तो यहां पर भी R-4 बचेगा। क्लियर है भाई, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो इधर तो R-4 बचेगा, और अगर यहाँ R-4 है तो नीचे भी R-4 होगा, तो ये R-4 हो गया, ये R-2 हो गया, और ये R हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो, और आई डोंट थिंक अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट बचा होगा, और जिन लोगों से ये क्वेश्चन पहले नहीं समझ में आया होगा अब काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यही सवाल है और यही जवाब है, बोला क्या है, ऑप्शन गायब कर दिए क्या इस बार। In the figure given below, a circle inscribed in PQRS or rectangle, ठीक है, P measure 4 to the square and a square at the R, ठीक है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या तो क्वेश्चन रिपीट हो गया या इनकम्प्लीट है, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये सवाल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर,
एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, मेरे ख्याल से वो वाले स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है। हो गया, चलो ठीक है, निकाल लेंगे। बेसिकली ये सवाल है जो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन पर पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा। सुनो, एक सीधी सी बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल का जवाब मैं इसी डायग्राम पर देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहां से क्या हो गया। मान लो ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से ये है आपकी एक तरीके से क्या, कैपिटल आर, यहां से यहां तक जिसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने 10 निकाली है। और ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस बचा है, ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से इस स्क्वायर के लिए डायगोनल है, ठीक है। अब अगर इस डायगोनल की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं, बट एक काम करता हूं कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एक काम करो, इस साइड को अगर मैं ए और ए मान लूं तो ये हो जाएगा √2a, ठीक है। जो डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा √2a, तो 10 प्लस √2a, ये वाली कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ओके कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये है 10 प्लस √2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, ये जो भी निकल के आया है, वैसे ये होगा कितना यार, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो 10 ही है। हाँ, तो ये भी तो 10 है। अच्छा, ये 10 है तो ये भी तो 10 ही है। तो ये 10 ये 10, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 10√2। बहुत बढ़िया। यानी आपका जो 10√2 है, बेसिकली यहां पर एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। 10 10 क्योंकि रेडियस 10 थी, तो ये 10 ये 10, ये डायगोनल कितनी होगी, 10√2 की होगी, तो ये हो गया 10√2। ये किसके बराबर होगा, ये इस 10 प्लस √2a के बराबर आएगा। तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल्स टू 10 प्लस √2a, ठीक है। सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 200, ये हो जाएगा 100 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 20√2a, इधर ले आना तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 20√2a माइनस नहीं प्लस 100 इक्वल्स टू 0। दो कॉमन निकाल लेना, a स्क्वायर प्लस 10√2a प्लस 50 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 50 आए। क्या अपन सही जा रहे हैं, क्या इनको ऐसे दो नंबरों में तोड़ा जा सकता है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 50 आए। 10√2, पर अपन ने स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर करने की तो जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, सॉरी, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, स्क्वायर करने की जरूरत थी ही नहीं। और अगर स्क्वायर करने की जरूरत है भी तो अब है। जब आप अब स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर ही पूछा है ना। हाँ ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 इंटू 2 200 माइनस 100, सॉरी प्लस 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 200√2, ये हो जाएगा 300 माइनस 200√2 अपॉन 2। ये 300 था, 1000 नहीं, ऐसा, ठीक है। 150 माइनस 100√2, ये है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो चाहूं तो मैं इसमें से क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं, चाहूं तो मैं इसमें से 50 कॉमन निकाल सकता हूं। 50 कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3 माइनस 2√2 इंटू ए स्क्वायर। तो 50 इंटू 3 माइनस 2√2 ए स्क्वायर,
50 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में किया है, यानी इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में किया है, और सॉरी यहां पर किया है। एंड आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एक स्क्वायर बनेगा, डायगोनल है, डायगोनल को मेरे को सिंपली कंपेयर करना है इस 10 प्लस 2 रूट ए से। ठीक है, और सिंपली आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर यानी सिंपली आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था ये। अगला क्वेश्चन अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आप अभी देख रहे हो ना, ये जिस बार एग्जाम में आए होंगे, आई कैन बेट हालत खराब हो गई होगी बच्चों की जवाब देने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन गलत हुए होंगे, और जिन बच्चों ने एट द टाइम एट दैट इंस्टेंट दिमाग चला लिया होगा, उनके ये क्वेश्चंस बिल्कुल सही भी हो गए होंगे। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के गलत हुए होंगे, बिल्कुल सही भी हुए होंगे, बट सही उन्हीं के हुए होंगे जिन्होंने पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने पास रखी होगी, दिमाग उस वक्त पर चला लिया जब एग्जाम में वो बैठे थे। क्योंकि वो जो पीयर प्रेशर होता है ना एग्जाम का, कि वो घड़ी दौड़ रही है, टिक 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 समय निकला जा रहा है, उस ड्यूरेशन में आपको दिमाग उतना तेज दौड़ाना कि भैया सारी चीजें एकदम सटीक बैठ जाएं, वो बहुत मुश्किल होता है, और वो प्रैक्टिस से ही आता है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि मॉक बहुत ईमानदारी से दिया करो, क्योंकि मॉक से आपको एक्चुअल एग्जाम का एनालिसिस मिलता है कि एक्चुअल एग्जाम में जब वो प्रेशर आएगा, आप उस समय 2 दूनी 5 तो नहीं गिन लोगे, ये चीज पता चलती है आपको मॉक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 21/16 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। ठीक है, लेंथ इज इक्वल्स टू 21/16 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो मिल गया 21/16। आगे बोला है एंड विड्थ इज 4/3 टाइम्स द इट्स हाइट। विड्थ कितनी है? 4/3 टाइम्स इट्स हाइट। तो विड्थ और हाइट का रेशियो मिल गया 4/3। बहुत बढ़िया, तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का रेशियो साथ में निकाल लेता हूं। ये 21 हो जाएगा, ये 16 है, इंटू 4 कर देना तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। If h is the height of the room and L is the longest rod that can be placed in the room. अच्छा, h तो हाइट है, L क्या है? L is the longest rod that can be put in that room. किसी भी क्यूबॉइड में या क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड जो आप रख सकते हो ना, दैट इज 2 डायगोनली वर्टाइसेस, अपोजिट वर्टाइसेस। बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपका मान लो एक क्यूबॉइड है, इसमें मुझे एक रॉड रखनी है, जो इस कमरे में सबसे लंबी रॉड आ सकती है वो कौन सी है? तो वो है इस वर्टाइसिस से इस ऊपर वाले कॉर्नर की वर्टाइसिस, ये सबसे लंबी आ सकती है। इसे हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का सीधा सा फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, एक काम करता हूं, LBH इनको कैपिटल्स में नहीं स्मॉल में लिख देता हूं, क्योंकि उसने साफ साफ बोला हुआ है जो कैपिटल L है दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। ठीक है, LBH, इसको भी L² B² H² कर लो, L² प्लस B² प्लस H²। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, यहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका LB यहां तक रेशो आ गया। ठीक है, तो L की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, फिर क्या है, L की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। 21 का स्क्वायर अंडर रूट 21 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 21 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 441, है ना? 441 होता है इसका, 16 हो जाएगा 256, और ये हो जाएगा 144 अंडर रूट। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबको जोड़ने पर अंडर रूट 841 आएगा। 841 का मतलब क्या होता है? 841 का मतलब होता है 29। ये हो गई आपकी L, यानी जो लॉन्गेस्ट रॉड इस कमरे में रखी जा सकती है वो है 29 मीटर की। और क्वेश्चन आपसे बोला है कि आपको L और H का रिलेशन बताना है, यानी इसका और इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, इक्वेट ही करना है तो एक काम करो, 12 का उसमें और 29 का उसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं 29H और 12L, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे।
12Ln 29H ऑप्शन है अपना सही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। ये अगर 29 है और ये अगर 12 है, इनको बराबर ही करना है, कैसे करोगे? 29 का इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका 12 में मल्टीप्लाई कर देना, कहानी खत्म हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 29 एंड 21 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मेरे ख्याल से हम सभी ने कभी ना कभी निकाला होगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, बोल रहा है जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ 21 एंड 29 सेंटीमीटर है, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे चाहिए होगी इनकी हाइट। हाइट कैसे निकालूंगा? हाइट निकालने के लिए यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा और यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही ये परपेंडिकुलर यहां पर बनता है तो तुरंत समझ जाना, क्या समझ जाना, बहुत कुछ है समझने के लिए, समझ जाना बस कि ये आपकी हाइट होगी और ये आपकी हाइट होगी, दोनों हाइट सेम होगी। ये 21 है तो ये भी 21 होगा यहां से यहां तक का। बचा हुआ 8 में 4 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 29 का ब्रेकडाउन ऐसा हो जाएगा कि टोटल 29 जरूर है, बट बीच वाला 21 हो गया, ये 4 हो गया, ये हाइट हो गया, ये 4 हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, अब अगर एक बार मुझे हाइट की वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। हाइट कैसे पता चलेगा? पाइथागोरस थ्योरम, 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर। 8.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25 9 7 सॉरी 8 टाइम्स 72, तो 72.525 माइनस 16 इक्वल्स टू अंडर रूट कर देना h स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही इसको माइनस माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? तो माइनस करने पर ये हो जाएगा 2 और 7 में से 6 में से 1 गया तो 5, 52.25। हाँ, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, बिल्कुल सही है। और 16, ठीक है, इसमें 16 ऐड करूंगा तो ये आना चाहिए, एक सेकेंड 6 आएगा ना, ये तो 56.25, 56.25, 7 8 56, यानी ये हो जाएगा 7.5 हाइट। हाइट जैसे ही 7.5 मिलती है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत इजी है निकालना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलता है 21 + 29/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 7.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, यानी 50 इंटू 50 बड़े 2 यानी 25 इंटू 7.5। आंसर आप लोग मेरे ख्याल से समझदार हैं या गुड इनफ है बताने के लिए कि आंसर कितना होगा। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 187.5, 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। ऑप्शन ए अपना सही आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान सवाल था। मुझे नहीं लगता पाइथागोरस सबको पता है कि पाइथागोरस में किसी को कोई दिक्कत आई होगी। हाँ, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर उसमें किसी को कोई दिक्कत है भैया तो वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो कर रहा हूं तो भैया वीडियो को 1.5 या 1.25 पे लगाओ और देख डालो, बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज दिस, ठीक है, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज दिस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सवाल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भी। सुनो, ये है एक रोम्बस, काम करो ऐसा बनाओ, ये है एक रोम्बस। रोम्बस की खासियत क्या होती है कि चारों साइड्स बराबर होती हैं। जो इसकी डायगोनल होती है, उन दो डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका हाफ एक्चुअली एरिया ऑफ द डायगोनल या एरिया ऑफ द क्या कहलाता है? रोम्बस। यानी एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है इनकी दो डायगोनल, इन दो डायगोनल्स की जो टोटल लेंथ है वो D1 और D2 है। ठीक है, तो D1 और D2 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि D1 इंटू D2/2 इक्वल्स टू एरिया होता है। आपको एरिया भी पता है और D1 भी पता है, तो D2 निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। एरिया कितना है? 96। D1 कितना है? 12 इंटू D2 निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, चलो 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6 1 6 6 6 D2 की वैल्यू आ गई 16। D1 D2 की वैल्यू 16 आने का मतलब क्या होगा कि जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे ये डायगोनल्स आधी आधी हो जाएंगी। यानी हम बोल सकते हैं जो 16 वाली डायगोनल थी वो 8 और 8 में टूट जाएगी,
जो 12 वाली डायगोनल थी वो 6 और 6 में टूट जाएगी, और ये 90 डिग्री पर कट करेंगे, ये सबको पता है। अगर ये 8 और 6 है तो अपने आप जो हाइपोटेनस है इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये 10 हो जाएगा, और अगर ये 10 है यानी हर साइड अपने आप में 10 होगी, तो पेरीमीटर 40 हो जाएगा। खत्म सवाल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल। आई डोंट थिंक इस सवाल में अगेन किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, they are differ in area by 1 square centimeter, the length of the rectangle exceeds its width by। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करें, इस सवाल को यहां पर एक बार बनाएं और फिर देखें वीडियो सॉल्यूशन क्या है इसका। चलो, आई थिंक अपने तरफ से सबने कोशिश करके देख ली होगी। थोड़ा सा शायद ये कंफ्यूजिंग भी लगा हो ये क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, अपन बना के देखते हैं क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो बोला है वो लिख लो। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। चलो, 2 से 2 काट लेना, तो ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू एल प्लस बी निकल आएगा, या मैं a की वैल्यू एल प्लस बी अपॉइंट 2 बोल सकता हूँ। ठीक है, एक ही वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है तो बाकी दो टर्म्स में निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दो उनके जो एरिया हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिफर करते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस एल इंटू बी, ये जो निकल के आएगा ये 1 होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर को उठाकर यहां से रख दो, ए की वैल्यू इतनी है तो ए स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा एल प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस एल इंटू बी इक्वल्स टू 1। चलो, थोड़ा सा अब कैलकुलेशन का समय आ गया है। कैलकुलेशन करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB अपॉन 4 माइनस एल बी इक्वल्स टू 1। अगर एलसीएम लेता हूं तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB माइनस 4 LB अपॉन 4 को इक्वल टू के इधर कर देना। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 LB इक्वल्स टू 4, और इसको देखोगे तो ये निकल के आएगा एल माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई, ये एल प्लस बी के होल स्क्वायर से एल माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 4, यानी एल माइनस बी लेंथ और विड्थ का जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और सवाल में भी यही पूछा हुआ था, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। मुझे नहीं लगता अगेन इस सवाल में यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने मिली होगी। बस छोटी सी यहां पर बात थी कि ये वैल्यू अगर आपने एक बार यहां पुट कर दी, उसके बाद हिम्मत ही करनी थी कैलकुलेशन करने की, और आराम से सीधा आंसर निकल के आता। कई बार तो हम क्वेश्चन इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं कि कौन करे इतना लंबा कैलकुलेशन, कौन करेगा, इतना टाइम कहाँ है किसके पास 20 एग्जाम में। थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है और आंसर अपने आप निकल के आता है मैथमेटिक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। अरे निहायत ही फ्री के सवाल हैं ये, फ्री के। वो पिछले वाले क्वेश्चन में तो फिर भी दिमाग लगाता है, इसमें काहे का दिमाग है भाई। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है, तो कोई भी बताएगा n माइनस 2 इंटू 180। ये हो गया टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम। इसको n से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, तो ये भी बच्चे बच्चे को पता है कि ये 360 अपॉन n का होता है। तो मुझे बताओ इन दोनों का रेशियो निकालने में दिक्कत कहां आ रही है, इन दोनों का रेशियो निकालने में दिक्कत कहां आ रही है। n से n कैंसिल हो गया, बोलो हाँ। ऐसा काटना एक बार में, ऐसा काटना 2 बार में। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, n माइनस 2 अपॉन 2। बोलो हाँ, यही निकल के आएगा n माइनस 2 अपॉन 2। ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। इतने सिंपल तो कई बार क्वेश्चन और कई बार आंसर होते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का अगर आपको रेशियो ही निकालना है तो जो ईच एंगल का रेशियो निकलेगा वही सारे एंगल का रेशियो निकलने वाला है।
अच्छा, अगर मैं ईच एंगल का नहीं भी निकालता तो भी आंसर सेम आता। मैं मान लो अगर मैं आपसे बोलता कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा फॉर्मूला वाइज, तो n-2 × 180 होगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो ये होता है 360। अब ये पता होना चाहिए ना कि अगर कोई भी पॉलीगन है n साइड्स वाला है, तो उसमें जो आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो होता है 360 डिग्री। चाहे कितनी भी साइड्स हो, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालोगे तो 360 ही निकलेगा। चाहे तो ट्रायंगल में ट्राई कर लेना, क्वाड्रिलेटरल में ट्राई कर लेना, पेंटागन, हेक्सागन, चाहो जिसमें ट्राई कर लेना, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 ही निकलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्वायर शीट है फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एन आइडेंटिकल स्क्वायर शीट ऑफ सेम साइज। ठीक है, the length of diagonal of the bigger square sheet so formed is m and that of the side of smaller square sheet is। अच्छा, वो कह रहा है कि हमने एक छोटे छोटे स्क्वायर शीट से मिलाकर एक बड़ी स्क्वायर शीट बनाई है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर शीट्स हैं, इनको मिलाकर हमने बड़ी वाली स्क्वायर शीट बनाई है। तो इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बिगर स्क्वायर शीट सो फॉर्म्ड इज m, अगर इस बड़ी वाली की जो डायगोनल शीट है इसकी डायगोनल m है, ठीक है, तो बोल रहा है कि छोटे वाले स्क्वायर शीट की डायगोनल कितनी होगी। ठीक है, छोटे वाले स्क्वायर ये डायगोनल कितनी होगी। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन बड़े वाले पर बात करते हैं। ये अगर आपको पता है कि ये कितनी है, m है, तो हम इसके आगे अब और क्या कर सकते हैं। तो सुनो, अगर ये m है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाली भी m ही होगी क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी स्क्वायर्स के डायगोनल ऐड करके m बना होगा वो m होगा। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी देख सकता हूं ना कि जो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया होगा, इन्हीं सारे स्क्वायर्स के एरिया को मिलाकर बड़ा वाले स्क्वायर शीट का एरिया बनेगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि छोटे वाले स्क्वायर का एरिया होता है स्मॉल ए और बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है कैपिटल ए, तो मैं बोल सकता हूं स्मॉल ए, यानी ऐसा समझ लो स्मॉल ए इसकी साइड है और कैपिटल ए इसकी साइड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल ए स्क्वायर। कितनी शीट्स लगी होंगी, तो n शीट्स लगी होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं इन सब का एरिया मिलाकर ही बड़ा वाला बना होगा। ठीक है, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बना होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आती है। अब अगर डायगोनल वाइज मैं देखूं ना, तो डायगोनल वाइज एक चीज क्लियर होती है, क्या पता, कि अगर मैं छोटे वाले स्क्वायर्स की बात करूं, ठीक है, अगर इसके डायगोनल की लेंथ मैं सपोज x कंसिडर कर रहा हूं, तो बेसिकली इसका एरिया कितना होगा पता, x² / 2 होगा। ठीक, डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायगोनल की लेंथ कुछ भी आए भाई, स्क्वायर है तो दोनों लेंथ बराबर होंगी, दोनों डायगोनल बराबर होंगे, तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कैसे निकल के आएगा, तो स्क्वायर का एरिया डायगोनल्स के टर्म्स में निकल के आता है x²/2। या चलो एक काम करो, डायगोनल को मैं छोटे वाले को d मान लेता हूं। अगर मान लो ये डायगोनल d है तो दूसरी वाली भी डायगोनल d होगी, तो इस छोटे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे d²/2। ठीक है, तो एक काम करो, हम्म, इस वाले को d²/2 अगर ऐसा मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, और कैपिटल वाले को क्या पकड़ना पड़ेगा, कैपिटल वाले के लिए तो भैया जो डायगोनल है वो m है, तो ये हो जाएगा m²/2, तो ये हो जाएगा m²/2। ठीक है, ठीक है, और ऐसे n शीट्स लगे थे। ठीक है, तो आपको छोटे वाले डायगोनल का एरिया चाहिए था, मिल जाएगा एरिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी √n × m। ओके, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है, अपने को चाहिए क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है,
डायगोनल की लेंथ अगर इतनी है तो स्मॉलर स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी, कुल मिलाकर ये चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो रही है मुझसे, ये समझना पड़ेगा। हम्म एम स्क्वायर अपॉइंट 2 सही है, ए स्क्वायर। तो अगर मैं, यार अगर ज्यादा दिमाग ना भी लगाऊं, बस इतना ही कर लूं। एक सेकेंड, साइड ही तो चाहिए ना, लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। अच्छा साइड चाहिए है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉलर वाले की ए मान ली, एन, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉइंट 2। इतना ही तो चाहिए है ना, है कि नहीं? तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? हम्म ए की वैल्यू निकल के आनी चाहिए, ए को मैं बोल सकता हूं, ठीक है, ए इक्वल्स टू एम अपॉइंट 2 अंडर रूट 2। ए इक्वल्स टू एम अपॉइंट 2 अंडर रूट 2। ठीक है। अरे यार मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ और किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या? कैपिटल नहीं, ऐसा होगा ना इक्वेशन तो, छोटे वाले n अगर आइडेंटिकल मिलेंगे तब जाकर वो बड़ा वाला बनेगा। क्या हो गया है, इसको बोलते हैं थोड़ी देर में दिमाग का गायब हो जाना, बत्ती गुल हो जाना। ठीक है। ये देखो, n इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉइंट 2। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ए इक्वल्स टू अंडर रूट एम, तो ये हो जाएगा रूट 2 n। ये हो गया स्मॉलर साइड, साइड मतलब एम स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एन, ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। सिंपल था यार, हाँ इतना दिमाग लगा रहा था। सुनो, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर मैंने स्मॉल ए लिखा था, यहाँ कैपिटल ए लिखा था, वो स्विच हो गया था। ठीक है, उसको इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए, माय मिस्टेक, मेरी गलती है वहां पर, थोड़ा सा दिमाग कहीं और बिजी हो गया था शायद। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि छोटे वाले स्क्वायर्स कि n अगर है तो इन सब का एरिया मिलाकर ही बड़ा वाला बनेगा। मुझे छोटे वाले की साइड पता करनी थी, छोटे वाले की साइड अगर मैं a कंसिडर कर रहा हूं तो a स्क्वायर इंटू एन बराबर बड़े वाले का एरिया। बड़े वाले का एरिया अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स निकालूंगा तो कितना निकलेगा, एम स्क्वायर अपॉन 2 निकलेगा। यहां से इजीली मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं और वही उसने पूछा था, यानी साइड ऑफ द स्मॉलर साइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस फालतू से सवाल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, होता है कभी कभी वो इधर उधर हो जाता है। कमेंट्स में अब वो मत करने लगना कि अरे सर इतनी गलतियां, ये गलतियां, होता है कभी कभी। क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड, एज इतना इतना इतना। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड समझते हो ना, एक है क्यूबॉइड, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट दे दी है। लेंथ है 8, 12 और 24। ठीक है, मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इसके कॉर्नर्स से निकले। कॉर्नर से निकलने का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई सर्कल इस कॉर्नर से निकल रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सारे कॉर्नर से भी निकल ही रहा होगा, ऐसा करके। यानी एक तरीके से एक सर्कल को आप सर्कल मत समझो, एक स्फीयर समझो, और एक स्फीयर के अंदर होता है क्या, एक क्यूबॉइड या क्यूब। ठीक है, ये क्यूबॉइड है एक सर्कल के अंदर। अगर एक सर्कल के अंदर एक क्यूबॉइड है तो पहली बात तो वो सर्कल नहीं, वो स्फीयर है। स्फीयर के अंदर एक क्यूबॉइड है, तो आपसे पूछा गया है रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। जो इसका बॉडी डायगोनल होगा ना, वो उसका डायामीटर होगा, किसका, स्फीयर का। इस क्यूबॉइड का जो बॉडी डायगोनल होगा, क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल का मतलब द लॉन्गेस्ट रॉड और द लॉन्गेस्ट आइटम, लेंथ ऑफ आइटम दैट कैन बी पुट इन दैट क्यूबॉइड। सबसे लंबी छड़ अगर इस कमरे में या इस क्यूबॉइड में रखी जा सकती है तो वो बॉडी डायगोनल में है, और वही बॉडी डायगोनल उस स्फीयर के डायमीटर की तरह काम करेगा। तो बेसिकली इसका 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये है उस स्फीयर का रेडियस, नहीं डायमीटर। तो हम बोलेंगे दिस इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ द रेडियस। खत्म क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ज्यादा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन सबको सॉल्व करेंगे। 8 12 24, 8 12 24 को अपन 4 6 12 भी बोल सकते हैं। 4 6 12 यानी 4 2 3
6। अच्छा 2 3 6, 2 3 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, मेरे ख्याल से जो रेशियो बनता है वो कितने का बनता है, वो बनेगा 28। हाँ ये बनेगा 28, 28 2R, तो R हो जाएगा 14। ठीक है, R हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन बी अपना सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप याद रख लेना, ये जो साइड्स हैं कौन कौन सी, 8 12 24, इनके अगर आप एक तरीके से स्क्वायर्स के अंडर रूट निकालोगे तो 28 निकलेगा हर बार। हर बार, ये मुझे कैसे पता, क्वेश्चन इतने बनाए हैं कि पता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस का खेल होता है, और यहां पर भी वही खेल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया अपन ने भी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि एक लैंप है, लैम्प शेड इज इन द शेप ऑफ पार्ट ऑफ कोन। ठीक है, एंड इट्स टॉप एंड बॉटम एंड आर सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर शेप है ऐसा करके, उस सर्कमफेरेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका सर्कमफेरेंस 30 सेंटीमीटर का है और इसका 40 सेंटीमीटर का है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड इज 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछ रहा है इफ द कोन विल बी कंप्लीटेड, अगर इस कोन को कंप्लीट कर लिया जाए, यानी इस तरीके से इसको ऐसा आगे बढ़ाकर मिला दिया जाए, तो पूछ रहा है हाउ फार वुड इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम द टॉप एंड, टॉप एंड से इसकी वर्टाइसेस कितनी दूर होगी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि आपको इसे समझना पड़ेगा एज ट्राइंगल्स। कैसे भाई, मान लो यहां पर एक पॉइंट है जहां पर ये मिल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो यहां से ये बना एक राइट एंगल ट्राइंगल और यहां से ये बना एक और राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल सेम एक तरीके से परपेंडिकुलर, सेम हाइपोटेनस, बेस अलग अलग है, तो यहां पर इसी रेशियो में काम होगा, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, अलग अलग बना दिया मैंने दोनों को। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे पता चले, क्योंकि पता है मुझे भाई, मान लो अगर ये x है तो ये x + 6 है, ये 30 है, 30 भी नहीं है बेसिकली, ये पूरा सर्कमफेरेंस 30 है, तो ये रेडियस अगर r1 है और ये r2 है, तो जिस रेशियो में सर्कमफेरेंस होगा उसी रेशियो में रेडियस भी होगा। तो 30 और 40 का रेशियो 3:4 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये 3:4 के रेशियो में होंगे। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहां पर। तो अगर साइड 3:4 के रेशियो में है, यानी ये +1 है, रेशियो में +1 होने का मतलब 6 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो 4 की वैल्यू निकल जाएगी और इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। हालांकि पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी है ना। सुनो, ये 3 है, ये 4 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में x और x + 6 है, इसी रेशियो में ये 3 और 4 भी होंगे, यानी ये दो साइड्स भी होंगे। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, x इधर मल्टीप्लाई कर लेना, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेना, और x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू 18, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो x अपन ने अज्यूम किया था, ये 18 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। मुझे नहीं लगता अगेन इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी चाहिए। सिमिलैरिटी का यूज किया है मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए, और इस बात से किसी को बुराई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एट द टाइम आकर मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, मैंने इसको सिंपल बनाया है। कैसे, जो रेशियो सर्कमफेरेंस का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा, तो जो रेशियो रेडियस का निकला 3:4 का, वही रेशियो बाकी हाइट या बाकी हाइपोटेनस या बाकी बेस का भी होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताते हैं। ये सिमिलैरिटी का इतना कंसेप्ट मेरे ख्याल से सबको पता है कि अगर मुझे एक साइड का रेशियो पता चल जाए तो बाकी साइड्स का भी वही रेशियो निकल कर आएगा, कुछ और नया निकल के नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 3 solid lead sphere of diameter 6, 8 and 10 centimeter melted to form recast a solid sphere. What is the percentage diminished by the total surface area as compared to the sum of the surface area of the 3 spheres? सुनो, 3 स्फीयर है 8 और 10 वाले। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा रेडियस बनाया गया, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। इसका उसने रेडियस बताया नहीं, ये अपने को निकालना है। इन तीनों का जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा और इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा, वो कितने % से गिर गया होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, वो अपन को निकालना है। चलो
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², तो ये हो जाएगा 4π6² 4π8² एंड 4π10²। अच्छा उससे पहले पहले तो ये आर निकाले, आर कैसे निकालोगे, इन तीनों का वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा 4/3πr³ से, तो 4/3π6³ 4/3π8³ एंड 4/3π10³। इन तीनों का सम होना चाहिए 4/3π R³ के। 4/3π 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 कैंसल आउट हो जाएगा। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, 3 4 5, 3 4 5 का 6 होता है, तो 6 का दुगना 12। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सीधा सीधा कि जो सेकेंड स्फीयर निकलेगा वो 12 का निकलेगा, तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसको ऐसा समझ लो कि कभी भी आप 3 क्यूब्स को पिघला रहे हो ना, 3 4 5 वाले को, तो जो नया वाला बनेगा वो 6 का बनेगा, इतना समझ लो। ठीक है, ये कैसे पता है, ये भी प्रैक्टिस से ही पता है। इतनी बार क्वेश्चन में 3 4 5 का 6 वाला टकराया है कि अब याद हो गया है कि 3 4 5 के 3 स्फीयर पिघलाओगे तो 6 वाला बनेगा। तो अगर इनके डबल वाले पिघलाओगे यानी 6 8 और 10 वाले पिघलाओगे तो 12 वाला बनेगा। सिंपल। ठीक है, चलो रेडियस जैसी 12 पता चल गया, तो इस वाले का टोटल वॉल्यूम कितना है, इस वाले का टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम बोलो, टोटल एरिया कितना निकलेगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये निकलेगा 4π12²। ठीक है, इन तीनों का टोटल, इसका टोटल, इसका अपन निकाल लेते हैं कितना आएगा, सुनो। चलो 4π कॉमन ले लेना, ये हो जाएगा 36 प्लस 64 100 100 प्लस 100 200, तो ये हो जाएगा 4π इंटू 200, और ये हो जाएगा 4π 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 4π 144, 4π से 4π कैंसिल समझना, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 72, बस इतना ही। 100 से 72 और मत काटना, क्यों नहीं काटना, क्योंकि इवेंचुअली मुझे निकालना तो परसेंटेज ही है, और परसेंटेज 100 पर निकालना ज्यादा आसान होता है। तो मेरे को जैसे ही ये 100 बनता दिखाई दिया ना, मैंने इसको तुरंत 100 बना दिया। ये 100 है, ये 72 है, कुल मिलाकर कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे सर 28 कम हो गया। तो परसेंटेज वाइज 100 पर 28 कम होने का मतलब 28% कम होना। तो हम बोलेंगे कि तीनों का जो टोटल सरफेस एरिया था और ये जो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया है, कुल मिलाकर कितना परसेंट कम हुआ, तो 28% कम हुआ। ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले बड़े वाले के रेडियस निकालेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया पे आएंगे। ओके, सिंपल इजी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा अगला सवाल, बोल रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक हॉलो सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो थिकनेस बताना है। थिकनेस बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस या डायमीटर का डिफरेंस पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर का स्फीयर था, यानी 4/3πr³। ये वाला वॉल्यूम पिघला दिया आपने, इसको पिघला कर क्या बनाया, एक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा πr² h तो कॉमन आ जाएगा, r1² माइनस r2², ये आ जाएगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर बेसिकली कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। इसमें ये R1 है और ये वाला R2 है, बाहर वाला, और इसमें ये वाला स्पेस फिल होता है, अंदर वाला तो खाली रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हाइट कितनी है, हाइट 4 है, तो ये हो जाएगा 4, इसको 4 लिख लेना, पाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर r1² माइनस r2²। ये दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस है। हालांकि उसने पूछा क्या था, थिकनेस पूछा था। थिकनेस कैसे निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस का डायमीटर 10 है। अच्छा, बाहर वाले का डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगा, तो बाहर वाले को अगर मैं R1 मान रहा हूं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। इसको इधर कर देना, तो R2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 16, यानी R2 हो जाएगा 4। ध्यान से सुनना,
ये R2 4 है, डिफरेंस 4 नहीं है। यानी बड़ा वाला रेडियस, बड़े वाले रेडियस को मैं R1 बोल रहा हूँ, छोटे वाले को मैं R2 बोल रहा हूँ, ठीक है, पलट दिया मैंने। तो R1 और R2 का डिफरेंस पूछा था। R1 अपने को पता है 5 है, और R2 अपने को पता है, अपन ने निकाला 4। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी ऐसे क्वेश्चंस को समझने में भी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा आज के सेशन में। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे पता है कि आपके पास समय कम है, समय कम है, इसीलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको डिलीवर देने की कोशिश करता हूँ। हर क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स, जिस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए क्वेश्चन को बनाते समय, वो बताने की कोशिश करता हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आता होगा। अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।